Good afternoon student, this is our lecture 9 in which we will study physical properties of phenol. First we will revise what we have studied in last lecture. तो last lecture में आपने क्या study किया है, methods of formation of phenols. तो आपने कौन कौन से methods of formation of phenol study किए हैं, from diazonium salt. तो diazonium salt से आपने क्या कराना होता है, हाइड्रोलिसिस करानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, आपको डायरेक्ट क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है, ठीक है. सेकंड आपने क्या स्टडी किया है, फ्रॉम सल्फोनेट्स, ठीक है. अगर सल्फोनेट्स का आप फ्यूजन कराते हो विद एल्कली, ठीक है, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट आपको पहले क्या मिलेगा, सल्फोनेट्स की जगह ONA, फिर डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो OH मतलब फिनोल. थर्ड मेथड आपने किया है फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन की डायरेक्ट आपने क्या रिएक्शन करानी है विद ऑक्सीजन, तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, फिनोल. पहले क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मिलेगा, देन फिनोल मिलेगा, ठीक है. देन फोर्थ इज़ फ्रॉम एराइल हैलाइड्स. एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, एराइल ग्रुप के साथ डायरेक्ट क्या लगाओ, हेलोजन ग्रुप लगाओ, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एराइल हैलाइड्स. तो इसकी आपने रिएक्शन कराई है विद एक्वस NaOH. तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं क्योंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है तो थोड़ी हार्श कंडीशन चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट मेथड हमने स्टडी किया है फ्रॉम फिनोलिक एसिड, ठीक है. फिनोलिक एसिड मतलब फिनोल के साथ साथ क्या होगा, वहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो उसकी आप रिएक्शन कराओगे विद सोडा लाइम, दैट इज़ NaOH एंड CaO के साथ रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा. नेक्स्ट आपने पढ़ा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो आपके पास अगर एराइल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगाओ तो आप उसकी रिएक्शन कराओगे विद O2, तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा. नेक्स्ट आपने पढ़ा है फ्रॉम कोल टार. तो आपको ये मेथड्स लर्न होने चाहिए स्टेप वाइज, तो टेबल बना के ही इजी वे होता है लर्निंग का, ऑर्गेनिक का, ठीक है. तो अब हमने स्टार्ट करना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल्स. तो जैसे आपने अल्कोहल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है वैसे ही फिनोल्स की है, तो हमने 3 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है. फर्स्ट इज़ फिज़िकल स्टेट, सेकंड इज़ बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड इज़ द सॉल्युबिलिटी. तो फिज़िकल स्टेट में हम स्टेट डिस्क्राइब करते हैं. तो जो प्योर फिनोल्स होते हैं, प्योर मतलब प्योर फिनोल्स, तो वो जनरली कलरलेस लिक्विड्स या फिर कलरलेस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है. अगर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है दे यूजुअली टर्न रेडिश ब्राउन. तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन दे यूजुअली टर्न रेडिश ब्राउन. अदरवाइज प्योर फिनोल्स जनरली कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं. नेक्स्ट आपने पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट. तो देखो आपने अल्कोहल के केस में पढ़ा था कि अल्कोहल जो है वो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कंपैरेबल होता है, उनके कंपैरेटिवली अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है. क्यों होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फिर अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है. तो इसी तरह फिनोल्स का भी होता है. लाइक अल्कोहल्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनोल्स आर ऑल्सो मच हायर देन कॉरेस्पॉन्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एराइल हैलाइड्स. नॉर्मल जो एराइल हैलाइड्स होंगी और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे उनसे फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सेम रीज़न है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी फिनोल में. तो फिनोल का जैसे 455 केल्विन है तो टॉल्विन का कितना है, 384, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ठीक है. तो फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 455, जो कि ज़्यादा है टॉल्विन से ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. तो अब आपके पास ये है फिनोल कैसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है. सेम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव करेगा क्योंकि कंटेन करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. सिमिलरली नेक्स्ट फिनोल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव. तो इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं. हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है. तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होता है, इसलिए यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉल्युबिलिटी. अब अल्कोहल्स में क्या था, अल्कोहल्स जो हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं, इसलिए अल्कोहल्स की सॉल्युबिलिटी क्या होती है,
ज़्यादा होती है, ठीक है। फिनोल्स में भी तो ऐसे OH है, तो फिनोल्स भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो फिनोल्स की भी सॉल्युबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, बट फिनोल की सॉल्युबिलिटी अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी से कम होती है, और फिनोल बहुत रेयर सॉल्युबल होता है वाटर में। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, एराइल ग्रुप होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होता है, लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती है वाटर में। तो लाइक एल्कोहल्स, फिनोल्स ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, सो फिनोल शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। तो फिनोल को भी सॉल्युबल होना चाहिए, बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनोल इन वाटर इज मच लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल, उसकी एल्कोहल से कम होती है सॉल्युबिलिटी ड्यू टू लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट। एराइल ग्रुप बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली, तो लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट हो जाता है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ऑल्दो फिनोल एंड सम डाई एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि फिनोल हो गया, जैसे डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स होते हैं, वो कुछ हद तक सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट नॉट कम्प्लीटली, ठीक है। अब ड्यू टू लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट फिनोल्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो वो किस में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर के कंपैरेटिवली, कहाँ सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा इजीली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो सच एज ईथर, एल्कोहल्स एंड एक्सेट्रा इन सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। फिर आपके पास फिनोल्स आर सॉल्युबल इन एक्वस एल्कलीज, एक्वस एल्कलीज में भी सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो उसके साथ सॉल्ट बना लेते हैं। अभी आप स्टडी करोगे कैसे सॉल्ट बनता है। तो फिनोल्स आर सॉल्युबल इन एक्वस एल्कलीज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है, इसलिए एक्वस एल्कली में क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है, जो कि है नाइट्रोफिनोल्स के बारे में। तो नाइट्रोफिनोल कैसे हो सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी होता है, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल भी होता है। तो मैं आपको ऑर्थो और पैरा को कंपेयर करके बताऊंगी, जो पैरा की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम मेटा की होएगी, बस ऑर्थो यहाँ थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है। तो अब आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कैसे होता है, OH और ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप। तो मैं इनके स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख देती हूँ, OH ऐसे ओपन कर दिया, और NO2 को कैसे लिख दिया, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब देखो ऑर्थो पे अगर NO2 है, इसका मतलब ये इस OH के क्या है, पास में है, ठीक है। तो जो OH फिनोल का OH ग्रुप H है, जो वो नाइट्रो ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर देगा, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पर चीलेट फॉर्मेशन हो जाएगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी फॉर्मेशन हो जाएगी, चीलेट। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि ऑर्थो के केस में तो नाइट्रो ग्रुप पास में था, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, और एक ही मॉलिक्यूल में हुई है, इसलिए ये कैसी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। सेम मॉलिक्यूल में अगर कोई बॉन्डिंग होती है तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर होती है, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में है तो इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। बट अगर आप पैरा नाइट्रोफिनोल को देखोगे, ये हमारे पास क्या है, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है, यहाँ OH है तो पैरा पे। अब ये वाला O नेगेटिव इसके साथ नहीं शो कर सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, ज्योमेट्री ऐसी नहीं है कि ये इसके साथ बॉन्डिंग शो करे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब ये जो पैरा नाइट्रोफिनोल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पैरा नाइट्रोफिनोल में पैरा वाला जो नाइट्रो ग्रुप लगा है, उसका ऑक्सीजन नेक्स्ट फिनोल वाले OH के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है। जैसे आपके पास ये NO2 ग्रुप है, तो O नेगेटिव किसके साथ शो करेगा, नेक्स्ट फिनोल मॉलिक्यूल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, की दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में है, ठीक है। इसी तरह मेटा में क्या होगा, आपके पास मेटा में आपके पास यहाँ OH ग्रुप है, तो यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा होगा, तो ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। कैसे शो करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, और मेटा और पैरानाइट्रोफिनोल कैसी शो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की,
कि जो ये इंट्रामॉलिक्यूलर शो करता है उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, जबकि मेटा और पैरा कैसे शो करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स क्या होते जाते हैं, एसोसिएट होते जाते हैं इनके साथ, तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो अब ये डिस्क्रीट है और ये एसोसिएटेड है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनके बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। हेंस ऑर्थो आइसोमर हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन मेटा एंड पैरा आइसोमर, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मेटा पैरा का क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो कैसा मॉलिक्यूल है, स्टीम वॉलेटाइल है, इजीली वॉलेटाइल हो जाएगा। तो ये कैसा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कैसा होता है, स्टीम वॉलेटाइल। मेटा और पैरा स्टीम वॉलेटाइल नहीं होते। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वॉलेटाइल whereas para and meta nitrophenols are not steam volatile, या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि why orthonitrophenol has lower boiling point than meta and para isomer, या फिर आपको डायरेक्ट बोल देंगे compare the boiling point of orthonitrophenol and para nitrophenol। ठीक है, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के कंपैरिजन में, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा एग्जिस्ट करता है, चीलेट की तरह। तो अगर एक बार चीलेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो अगर आप वाटर में भी अगर इसको डिज़ोल्व कराने की कोशिश करते हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल ही होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है वाटर के साथ। ठीक है, वेयर ड्यू टू विच सॉल्युबिलिटी। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, वेयर एज मेटा एंड पैरा आइसोमर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। मेटा पैरा क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई चिलेशन नहीं है तो बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ड्यू टू विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इन वाटर इज लोअर देन दैट ऑफ मेटा एंड पैरा आइसोमर। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की सॉल्युबिलिटी कम होती है मेटा और पैरा आइसोमर से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद अब हमने स्टडी करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो आप हमेशा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो और नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हो, केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पर आपने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़नी है, उनमें फर्दर क्लासिफिकेशंस है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में आपने 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप मतलब जो ये वाला OH ग्रुप होएगा। फिनोलिक ग्रुप मतलब ये OH ग्रुप रिएक्शंस में इन्वॉल्व होएगा। ठीक है, देन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब क्या है कि एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व होगी। रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होगी, एरोमेटिक रिंग, ये नहीं इन्वॉल्व होगा। देन देयर इज स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो कुछ स्पेशल रिएक्शंस होंगी फिनोल की। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप मतलब जिसमें OH बॉन्ड इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे एसिडिटी, जो आपने अल्कोहल में भी पढ़ी है। सेकंड पढ़ोगे आप विलियमसन सिंथेसिस, दैट इज ईथर फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड पढ़ोगे एसाइलेशन, दैट इज एस्टर फॉर्मेशन। फोर्थ पढ़ोगे रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड फिफ्थ पढ़ोगे विद अमोनिया। तो आज वाले लेक्चर में हम सिर्फ पढ़ेंगे एसिडिटी, और एसिडिटी का भी कुछ ही पार्ट स्टडी करेंगे। तो एसिडिटी क्या है, सबसे पहले तो आपको समझ, एसिडिटी का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन, मीन्स एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, आपने इधर से H पॉजिटिव आयन को लेना है। ठीक है, अब होगा क्या, देखो फिनोल्स जो हैं, यहाँ पर फिनोल्स में क्या होता है, OH बॉन्ड है आपके पास। आपको पता है कि फिनोल में ऑक्सीजन है और H है, हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो H की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ लेगा। ठीक है, तो फिनोल ठीक है, फिनोल्स आर एसिडिक बट दे आर वीकली एसिडिक कंपाउंड्स। एसिडिक हैं, वीकली एसिडिक है, बट फिर भी टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये तो हमें पता ही है, एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में। एंड ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस एल्कलीज। एल्कलीज के अभी मैंने आपको बोला था कि फिनोल्स आर सॉल्युबल इन एक्वस एल्कलीज, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर वो सॉल्ट बन रहा है। तो देखो ये एल्कली है आपके पास NaOH, अगर आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो विद फिनोल तो आपको क्या मिलेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिल जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन शो करती है कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर।
क्योंकि H पॉजिटिव रिमूव हो गया और O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। तो जब बट आप अगर एल्कोहल की बात करते हो, एल्कोहल को एक्वस एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलती है। तो ये क्या शो करता है कि जो फिनोल है वो एल्कोहल के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है और एल्कोहल वीक एसिड है, तभी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश फिनोल्स फ्रॉम एल्कोहल। तो फिनोल और एल्कोहल में ये क्या करती है, डिस्टिंग्विश करती है, तो ये आपको याद रखना है। और ये रिएक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये फिनोल से भी वीक एसिड है, तो NaOH के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल एंड एल्कोहल विद एक्वस NaOH शोज दैट फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। तो इससे हमें ये आइडिया लग गया कि फिनोल क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है एल्कोहल से, ठीक है। बट फिनोल्स आर वीकर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कार्बोनिक एसिड। फिनोल जो है, ठीक है, एल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट कार्बोक्सिलिक और कार्बोनिक एसिड से क्या है, वीकर है, ठीक है। अब देखो अगर आप H2O और CO2 लेते हो, मींस कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, किसकी करा रहे हो, फिनॉक्साइड की। किसकी करा रहे हो, फिनॉक्साइड की। तो अगर आप फिनॉक्साइड की कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराए तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ से H2CO3 क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है। अगर H पॉजिटिव आयन दे रहा है और क्या बन रहा है, फिनोल वापस से जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। आपको वापस से क्या मिल रहा है, फिनोल मिल रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया, लिबरेट हो गया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि फिनॉक्साइड है अगर, तो उसको H पॉजिटिव आयन कौन दे रहा है, कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब फिनोल और फिनोल बन रहा है, इसका मतलब फिनोल क्या है, वीकर एसिड है देन कार्बोनिक एसिड, क्योंकि फिनोल का फिनॉक्साइड आयन इधर से H पॉजिटिव लेके फिनोल बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये इतना स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू H2CO3, ठीक है। तो आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि एसिडिटी जो है वो डिपेंड करती है, डिपेंड नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Ka के। मान लो आपको कुछ एसिड्स हैं उनकी Ka वैल्यू दी है, ठीक है, एसिडिक कांस्टेंट होता है ये। अगर आपको Ka वैल्यू गिवन है और जिसकी Ka वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वैसे ही एसिडिक कांस्टेंट होता है यहाँ पर। अगर वो ज़्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, अगर कम वैल्यू है तो कम एसिडिक है, ठीक है। बट एक और टर्म होती है pKa। pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। अगर pKa ज़्यादा है तो एसिडिटी कम है, अगर pKa कम है तो एसिडिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर एसिडिटी pKa के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, कि वाई फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। आपने इस रिएक्शन से ये तो बोल दिया कि येस फिनोल जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन एल्कोहल, बट इसका एक्चुअल रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों है, तो वो आप स्टडी करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो आपके पास फिनोल है, फिनोल को मैंने ऐसे लिख दिया है, ये बॉन्ड ओपन करके लिख दिया है, ठीक है। अब आपको पता है कि फिनोल में OH ग्रुप प्रेजेंट है, O के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये +R इफेक्ट शो करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को इधर बॉन्ड की फॉर्म में शिफ्ट कर देगा। अगर यहाँ बॉन्ड बन गया तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 और 5, तो 5 तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बनाते हैं इस कार्बन पर, जो बिल्कुल साथ में कार्बन होता है जहाँ बॉन्ड ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने आने चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने नेगेटिव कर दिया, समझ रहे हो, ये बॉन्ड एज सच रखे मैंने, यहाँ पर क्या हो गया, OH एक लोन पेयर यूज़ हो गया बॉन्ड में, इसलिए पॉजिटिव। अब इस इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाना है तो बॉन्ड के बीच में एरो लगाना है, अगर बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन बनाना है तो कॉर्नर पे एरो लगाना है, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। तो अब क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर, इसको OH पॉजिटिव रखा हमने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए और ये बॉन्ड यहाँ पर एज सच रहा, ठीक है। अब ये नेगेटिव अपना बॉन्ड बनाएगा इधर और ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा कॉर्नर पे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा,
ये बॉन्ड एज सच, इसकी वजह से बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा और ये अपने बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर वापस से न्यूट्रल स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ पर OH 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए मैंने। ठीक है, अब आपने फिनोल के तो ड्रॉ कर दिए, जब फिनोल अपना H पॉजिटिव आयन दे देगा, अपना H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, देगा वाटर को। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव तभी बनेगा। तो इधर से वाटर इधर से H पॉजिटिव को लेगा तो H3O पॉजिटिव बाहर, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पर 2 लोन पेयर की जगह अब कितने लोन पेयर्स आ गए हैं, 3 लोन पेयर। तो आपके पास फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब आपने फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1 स्ट्रक्चर हो गया फिनॉक्साइड का। ठीक है, कैसे बनाओगे रेजोनेटिंग, ये जो नेगेटिव है ऑक्सीजन का, ये किधर जाएगा, इस बॉन्ड के पास जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इधर जा रहा है तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, कॉर्नर पे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, इधर इसका इलेक्ट्रॉन बन गए, इधर डबल बॉन्ड O न्यूट्रल हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, इधर जो बॉन्ड्स एज सच है वो एज सच रहेंगे। ठीक है, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन बनाएगा इधर और ये इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बनाएगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन इधर शो करेगा कॉर्नर पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड O न्यूट्रल। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये डबल बॉन्ड सॉरी ये सिंगल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, ये अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, बॉन्ड क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर फिर बॉन्ड और इधर बॉन्ड। तो यहाँ पर भी हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आए, और 5। तो हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। अब आपने कंपेयर करना है फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को और फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, आप क्या देखोगे, इन फिनोल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4, इन तीनों में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी प्रेजेंट है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी प्रेजेंट है और पॉजिटिव भी। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो गई है, क्या हो गई है, चार्ज सेपरेशन। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन हो जाती है वो कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो इन फिनोल्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 4 इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ चार्ज एंड देयरफॉर लेस स्टेबल देन 1 एंड 5। तो 1 और 5 के कंपैरेटिवली 1 और 5 में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। देखो OH है नॉर्मल और ये 5 वाला है और बॉन्ड्स है, इधर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो ये कैसे हैं, तो ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू जो चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, वेयर एज इन फिनॉक्साइड आयन, आपके पास ये फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वेयर एज इन फिनॉक्साइड आयन नन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व चार्ज सेपरेशन, कोई भी स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। चार्ज सेपरेशन मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नॉट सिर्फ नेगेटिव कि मैम ये नेगेटिव है ये भी तो चार्ज सेपरेशन है, नहीं, ये सिर्फ एक ही चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव। उसमें क्या है,
नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, वो होता है चार्ज सेपरेशन, ठीक है। तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी चार्ज सेपरेशन एंड स्ट्रक्चर्स आर इक्वली स्टेबल, सारे स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल है। तो इसलिए फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज टू ग्रेटर एक्सटेंट देन फिनोल। तो फिनोल के कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है रेजोनेंस? फिनॉक्साइड आयन। तो जो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो ही रिएक्शन क्या होगी, फेवरेबल होगी। तो इसका मतलब फिनोल से फिनॉक्साइड आयन बनना ज़्यादा फेवरेबल है, इसलिए फिनोल जो है वो एसिडिक है ज़्यादा। बट अभी कंपैरिजन नहीं हुआ कि अल्कोहल कम एसिडिक क्यों है। कंपैरिजन कैसे होगा? आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है ROH, ये क्या बनेगा RO नेगेटिव H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव अपना लूज करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे के जाएगा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, एल्कोक्साइड आयन बन गया। अब एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो अल्कोहल से कम स्टेबल होता है। अब क्यों कम स्टेबल होता है? देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, दिस रिएक्शन डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन बिकॉज एल्कोक्साइड आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। एक तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा, इवन एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल बिकॉज ये एल्कोक्साइड आयन कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो RO नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है। एक तो ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको और ज़्यादा नेगेटिव कर देगा, इसके नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर देगा। तो अगर चार्ज बढ़ता जाता है तो स्टेबिलिटी कम होती जाती है, वो चीज़ डीस्टेबलाइज होती जाती है। अगर चार्ज खत्म होता जाता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से पहले ही नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई होता जाएगा, जिसकी वजह से ये डीस्टेबलाइज होगा। तो इवन एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल बिकॉज प्लस आई इफेक्ट ऑफ R ग्रुप इंक्रीजेज द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन ऑफ एल्कोक्साइड एंड डीस्टेबलाइजेज इट, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन का और ज़्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज की जगह आप इंटेंसिफाई भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए फिनोल्स जो है वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है जबकि एल्कोक्साइड आयन स्टेबल नहीं है, ठीक है। नाउ विल स्टडी इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो अब अभी आप फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से हम कंपेयर कर सकते हैं एसिडिटी। देखो अगर फिनॉक्साइड आयन में जो O नेगेटिव है, फिनॉक्साइड आयन कैसा है, ऐसा है ना। फिनॉक्साइड आयन में जो O नेगेटिव है, अगर फिनॉक्साइड आयन का ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाए जो इस नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करता जाएगा, डिस्पर्स करता जाएगा, तो ये स्टेबलाइज होता जाएगा। अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगाए जो इस नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज इंटेंसिफाई करता जाएगा तो वो डिस्टेबलाइज करेगा फिनॉक्साइड को। तो ऐसा ग्रुप जो फिनॉक्साइड को स्टेबलाइज करता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है और जो ग्रुप फिनॉक्साइड को डिस्टेबलाइज करते हैं वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एनी सब्स्टिट्यूएंट विच स्टेबलाइजेज द फिनॉक्साइड आयन by dispersal of negative charge of oxygen atom will increase the acidity of phenol. तो means that is by dispersal means by decreasing the negative charge, by using the negative charge of oxygen atom, ठीक है। तो वो acidity को increase करेंगे। Any substituent with destabilize the phenoxide ion, destabilize कर दे by donating the electron, by intensifying the negative charge। अब negative charge को कौन increase करेगा, जो donating group होंगे। तो अगर donating group है वो negative charge को और बढ़ा देंगे, इसको और destabilize कर देंगे, तो phenoxide ion बनना favorable नहीं होगा, इसलिए acidity कम हो जाएगी, ठीक है। एनी सब्स्टिट्यूएंट विद डिस्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम विल डिक्रीज द एसिडिटी। तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं, नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, हेलोजन हो गया, ये सब क्या है, विड्रॉइंग। अगर आप विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हो तो मान लो यहाँ पर फिनॉक्साइड बन गया, विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से भी लेगा और फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को भी लेगा, बेंजीन से लेगा तो बेंजीन को कौन प्रोवाइड करेगा, ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने नेगेटिव चार्ज को कंज्यूम करता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ लेंगे, दस डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज ऑफ फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, हैंस स्टेबलाइज दिस आयन। तो ये आयन क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, इसलिए एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर
एसिडिटी इंक्रीजेज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। देन देयर इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर मान लो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये पहले बेंजीन को देगा, फिर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव बढ़ा देंगे तो ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इटसेल्फ, अपने आप से दूर करेगा इलेक्ट्रॉन को। इंटेंसिफाइज द नेगेटिव चार्ज ऑन एन आयन, इस पे इंक्रीज कर देगा चार्ज को, नेगेटिव को। सो दस डिस्टेबलाइजेज इट, हैंस एसिडिटी डिक्रीजेज। तो एसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं NH2OR R जो कि लोन पेयर कंटेन करते हैं, वो कैसे होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डोनेटिंग कौन से है, विड्रॉइंग कौन से है, तभी हम आंसर कर पाएंगे। और एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिनोल चैप्टर। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।